हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 17 जिसका नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अभी क्या बोल रहा है कि भूजो जो होता है वो एक शाम को क्या है एक बूढ़े एल्डर पर्सन के साथ पार्क में जाता है और फिर उसको क्या है अपने दोस्त के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। तो जो एल्डर पर्सन होता है उसका नाम क्या होता है, प्रोफेसर अहमद, जो क्या है साइंटिस्ट है और वो यूनिवर्सिटी में क्या काम करता है। फिर क्या होता है, जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो क्या बेंच पे बैठ जाते हैं और जो बच्चे होते हैं वो आपस में खेलने लग जाते हैं। जो प्रोफेसर अहमद है वो थोड़े थके हुए थे, क्योंकि उसकी गोल्डन जुबली थी, उनका सेलिब्रेशन करके ना वो क्या थक गए थे काफ़ी, तो वो बैठ गए थे बेंच पे और जो बच्चे थे वो आपस में खेल रहे थे पार्क में। फिर क्या बच्चे भी खेलने के बाद क्या फिर प्रोफेसर के पास आए और फिर बोलने लगे कि बताओ हमें आपने कैसे सेलिब्रेशन करा, अपनी गोल्डन जुबली कैसे मनाई है ना। फिर जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो उन बच्चों को बोलते हैं कि जो उनका जो प्रोग्राम हुआ था कल्चरल प्रोग्राम, तो जो पीपल थे सीनियर जो पीपल थे ना वो रुक गए थे, जो यंग पीपल थे वो तो चले गए, जो सीनियर रुके ना फिर वो आपस में डिस्कस करने लगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सीनियर सिटीजन उसके बारे में आपस में बात करने लगे, डिस्कस करने लगे। फिर उनमें से एक आइडिया देता है कि उसका अपना प्लान बताता है कि उसका प्लान होता है कि जो उसके पास का जो जंगल है, उनके गांव के पास को जंगल है, उसको क्या कट आउट करके मतलब क्लियर करके क्या वहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाए। फैक्ट्री लगेगी तो जितने भी लोग हैं उनको क्या जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा। फिर जो बच्चे होते हैं वो उनको बोलते हैं ये तो काफ़ी सही आइडिया है, सबको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो उनको बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस आइडिया से क्या वो सहमत नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इससे क्या बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं और आपको तो पता ही है पेड़ कितने हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं ना, और काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पेड़। तो उनके कुछ लोग ऐसे थे भी जो उनके आइडिया से सहमत नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि इतने सारे पेड़ कट जाएँ। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए पेड़ ही पेड़ है, देखो ऊपर तक नीचे तक चाह है। इसको जितनी भी पेड़ है ना इन सबको मिलकर बोलते हैं हम जंगल। एक है फॉरेस्ट है पूरा, इसमें आपको देखिए पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। तो वो इसी को बोल रहे थे कि हम जंगल को काट के क्या फैक्ट्री लगा देंगे। अब देखिए जंगल अगर फैक्ट्री लगाएंगे देखिए कितने सारे पेड़ क्या कट जाएंगे, तो इससे क्या हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म होगा। अब देखिए जो प्रोफेसर होते हैं बच्चों को समझाते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो हमारे ग्रीन लंग्स होते हैं। ग्रीन लंग्स और वाटर प्यूरीफायर सिस्टम होते हैं एक तरीके से। वो भी क्यों होते हैं? क्योंकि वो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो क्या एयर को क्या प्यूरीफाई कर रहे हैं और वाटर को भी प्यूरीफाई कर रहे हैं वो। अब देखिए वाटर को प्यूरीफाई कैसे कर रहे हैं, जैसे ही बारिश होती है तो जो ज़मीन होती है उस पर क्या गंदा पानी होता है, तो जो प्लांट की जो रूट होती है वो क्या पानी को खींचती है, तो सतह से क्या साफ़ पानी क्या ज़मीन के नीचे आ जाता है साफ़ पानी। तो ऐसे करके वाटर को प्यूरीफाई कर रही है और एयर को भी प्यूरीफाई कर रही है। तो पेड़ हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्रोफेसर ने बच्चों को बताया। फिर देखिए प्रोफेसर अहमद को क्या रियलाइज़ होता है कि बच्चों ने तो कभी ज़िंदगी में अपने फॉरेस्ट देखे ही नहीं है। तो बच्चे भी उनको बोलते हैं प्रोफेसर को कि हमने फॉरेस्ट नहीं देखे, हमें फॉरेस्ट देखने हैं। तो प्रोफेसर अहमद डिसाइड करते हैं कि इन बच्चों को क्या फॉरेस्ट दिखाएंगे। तो सभी बच्चों को इकट्ठा करते हैं और अपने साथ फॉरेस्ट ले जाते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक है विजिट टू अ फॉरेस्ट। यहीं से हमारा असली चैप्टर स्टार्ट होता है। तो अब देखिए संडे की सुबह को जो बच्चे होते हैं वो क्या अपनी पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि उनको फॉरेस्ट पे जाना होता है। तो वो क्या क्या रखते हैं, देखिए नाइफ रखते हैं, चाकू रखते हैं, और क्या एक लेंस लेते हैं, हैंड लेंस मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो ले लेते हैं, और एक स्टिक ले लेते हैं, और एक नोटबुक, कुछ भी अगर देखेंगे तो उसके बारे में लिख लेंगे। और क्या करते हैं वो वॉक करते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट की जो ट्रेल होती है वो क्या गाँव के पास में ही थी फॉरेस्ट, तो उसमें क्या वो चलना स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब देखिए जब वो जा रहे होते हैं फॉरेस्ट में तो उनको क्या एक बच्चा मिलता है जिसका नाम है टीबू। जो टीबू होता है वो उन्हीं की एज का होता है और एक यंग बॉय होता है, तो वो उनसे मिलता है। देखिए जब वो आपस में मिलते हैं तो जब टीबू क्या अपनी आंटी के साथ भेड़ बकरियों को ना घास चरा रहा होता है। अब देखिए वो काफ़ी ज़्यादा पतला था, क्योंकि वो क्या इधर उधर भागता रहता था ना भेड़ बकरियों के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा पतला था। फिर देखिए जो टीबू है ना इन्हीं के साथ क्या फॉरेस्ट घूमने चला गया, और जो इसकी आंटी थी वो क्या भेड़ बकरियों को लेकर घर चली गई। अब देखिए प्रोफेसर अहमद और बच्चे और ये टीबू ये सब क्या फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। अब देखिए जैसे ही वो जंगल में पहुंच जाते हैं जो टीबू होता है वो अपना हाथ खड़ा करता है और सबको क्या इशारा करता है कि कीप क्वाइट, कि शांत हो जाओ, कोई भी आवाज़ मत करो। तो बच्चे पूछते हैं कि हम आवाज़ क्यों ना करें, तो वो बोलता है जो जंगल में एनिमल है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो हम पे क्या फिर अटैक भी कर सकते हैं। फिर टीबू क्या उनको टॉप पे ले जाता है, टॉप प्लेस पे। अब देखिए इमेज में भी ऐसे टॉप पे ले जाता है, फिर वो उनको क्या ज़मीन दिखी नहीं होती, सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाए होते हैं दूर दूर तक। तो उनको टॉप पे ले जाता है, फिर उनको अच्छे से व्यू दिखाता है, टॉप का व्यू, ब्रॉड व्यू दिखाता है। तो बच्चों को फॉरेस्ट में क्या पूरा जंगल क्या पीसफुल लगा, ठंडा ठंडा कूल कूल लगा, क्योंकि हवाएं बह रही थी। जो पेड़ों से निकलती हवाएं ना वो काफ़ी ठंडी रहती हैं और इन्वायरमेंट भी काफ़ी शांत था। फिर देखिए जब वो जंगल में घूम लेते, जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि चिड़िया अचानक से साउंड करने लगी, आवाज़ें करने लगी, और जो ब्रांच है ना वो काफ़ी हिलने लगी, ऊपर की जो ब्रांचेज होती हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। फिर टीबू ने बोलता है कि ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं है, आम बात है, जंगल में क्या पक्षी वगैरह उड़ते रहते हैं।
तो फिर टीबू उन्हें समझाता है कि जो ये मंकी होते हैं, ये जब ऊपर चढ़ जाते हैं पेड़ के ऊपर, तो जो बर्ड्स होती है वो इनको देख के घबरा जाती हैं और वो उड़ जाती हैं। आप देखिए इमेज में भी देखिए बंदर बैठा हुआ है, तो चिड़िया इसको देख के उड़ जाती हैं। तो देखिए जो बंदर थे ना, वो जैसे इन्होंने ना इन बच्चों के ग्रुप को देखा तो वो भी डर गए, तो वो भी क्या पेड़ के ऊपर जाने लगे। जैसे ही वो पेड़ के ऊपर जाने लगे तो फिर उनको बंदरों को देख के चिड़िया भी उड़ गई। तो अब देखिए जो एनिमल्स होते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं, ये एक टाइप का क्या वार्निंग होता है, ये दूसरे जानवरों को अलर्ट करने का तरीका होता है। जैसे ये जो बंदर है ना, ये जल्दी जल्दी क्या पेड़ पे चढ़ के शोर मचाने लगते हैं बंदर, तो सारे जानवर अलर्ट हो जाते हैं कि कोई जंगली जानवर आ गया या फिर कोई स्ट्रेंजर आ गया। तो जो बच्चे गए थे जंगल में तो वो तो क्या जानवरों के लिए स्ट्रेंजर थे, तो बंदर पेड़ पे चढ़ के क्या सारे जानवरों को अलर्ट कर रहे थे, देखो यहाँ पे कोई आया है। फिर देखिए वो जो टीबू होता है, टीबू बोलता है कि आप अगर जंगलों में और ज़्यादा अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा वहाँ पे आपको बाइसन मिलेगा, बोर मिलेगा, जैकल मिलेगा, पॉक्यूपाइन मिलेगा और हाथी भी मिलेंगे, एलिफेंट्स मिलेंगे। तो वो कहता है कि फॉरेस्ट में और अंदर हमें चलना होगा। तो देखिए आपको क्या इमेज में भी जंगली जानवर दिख रहे होंगे, जैसे कि बाइसन है, और आपको देखिए नीचे छोटा सा जानवर जिसमें कांटे लगे हैं उसको हम बोलते हैं पॉक्यूपाइन, और ये जंगली सुअर है। तो इन सब को क्या बोलते हैं हम, जंगली जानवर है। तो अब देखिए प्रोफेसर अहमद क्या बोलते हैं कि हमें क्या जंगल के और अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर ये हम पे अटैक भी कर सकते हैं। तो वो जो प्रोफेसर होते हैं वो बच्चों को मना करते हैं कि हमें और अंदर नहीं जाना। अब देखिए पहेली और भूजो को याद आता है कि उन्होंने क्लास 6 में पढ़ा था, जो फॉरेस्ट होता है वो हैबिटेट है एज एन एग्जाम्पल। तो अब देखिए जो फॉरेस्ट होता है वो एनिमल के लिए और प्लांट के लिए क्या है, होम है, घर है, उनको घर प्रोवाइड करवाता है एनिमल और प्लांट्स को। तो ये एक फॉरेस्ट क्या है, एक हैबिटेट है। अब देखिए आप इमेज में भी देख सकते हैं ये बंदर टहनी पर बैठा हुआ है, तो ये इसका क्या घर है। तो फॉरेस्ट क्या है, इन सब के लिए, प्लांट और एनिमल के लिए एक हैबिटेट इकोसिस्टम है। अब देखिए आपको क्या है इमेज दिखा रखी है कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स की, जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, सीमल का पेड़ हो गया, बैम्बू का पेड़ हो गया ना, बांस का पेड़ हो गया। तो ये सब क्या है, जंगली पेड़ हैं जो कि सिर्फ जंगलों में ही मिलते हैं। अब देखिए बोल रहे हैं कि जब वो बच्चे फॉरेस्ट में चल रहे थे तो वो क्या जो लैंड पे चल रहे थे वो काफ़ी अनइवन था। अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ था, ऊपर नीचे था, और वो किससे, मैनी ट्रीज से ढका हुआ था, कवर था। तो वहाँ पे बहुत सारे जंगल में पेड़ थे जिससे कि सारा लैंड का कवर था। तो देखिए उनको देखिए क्या क्या पेड़ मिले, जैसे कि सेल का मिला, टीक का मिला, सेमल का, शीशम का, नीम का, प्लास का, है ना, खेर का, आंवला, बैम्बू और कचनर। तो ये सब पेड़ क्या है, जंगली पेड़ हैं, जिनको जब जंगल में चल रहे थे तो ये सारा लैंड जो है इन्हीं पेड़ों से ढका हुआ था। तो अब देखिए जो प्रोफेसर अहमद थे वो बच्चों को बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े पेड़ ही नहीं है, छोटे छोटे पेड़ भी है, जिसको हम हर्ब्स ऑफ सब्ज भी बोलते हैं। जैसे ग्रास होगी, छोटी छोटी घास फूस होगी, और अपने छोटे छोटे जंगली क्या पौधे भी देखे होंगे। तो डॉक्टर जो प्रोफेसर थे तो उन्होंने बच्चों को इस छोटे छोटे पौधों के बारे में भी जानकारी दी, और उन्होंने क्या वहाँ पर क्लाइंबर और क्रीपर वाले प्लांट भी देखे। ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, आप चैप्टर 1 देखिए, मैं चैप्टर 1 करवा चुका हूँ, उसमें क्या ये सारे प्लांट के मैंने टाइप ये सब पढ़ा रखा है। तो आपको सब समझ आ जाएगा कि क्रीपर क्या है, क्लाइंबर क्या है। जो क्रीपर है वो क्या, जो ज़मीन पे फैले रहते हैं, क्लाइंबर क्या है, जो सहारे की मदद से क्या ऊपर क्लाइंब करते हैं। तो ये सब उन्होंने क्या जंगलों में ऐसे ऐसे सब पौधे देखे। तो देखिए जो जंगल था वो इतना ज़्यादा घना था, डेंस था, कि जो सनलाइट है ना वो भी बहुत कम आ रही थी। तो अंदर क्या पूरा जंगल में क्या डार्कनेस थी, है ना, पेड़ के नीचे का डार्कनेस थी, क्योंकि लाइट बहुत कम आ पा रही थी, जंगल बहुत ज़्यादा घना था, तो पत्तियों से लाइट बहुत कम आ रही थी। अब देखिए आपको क्या है एक्टिविटी दे रखी है 7.1। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है। तो देखिए एक्टिविटी में बोल रहा है कि आपको ऑब्जर्व करना है जो आपके घर में सामान है वो कौन कौन सा सामान क्या फॉरेस्ट से लाया गया है। तो आपको क्या लिस्ट बनानी है और देखना है कि क्या क्या सामान आपके फॉरेस्ट से लाया गया। तो देखिए आपके घर में क्या क्या होता है, जो चेयर वगैरह होती हैं लकड़ी की होती हैं, तो लकड़ी कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से आती हैं। तो अब देखिए माचिस, जो माचिस होगी उसमें भी क्या लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो वो लकड़ी कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से। पेपर, आपका जो पेपर आता है वो भी फॉरेस्ट से आता है, और जो वुडन बॉक्स होते हैं, लकड़ी के जो डब्बे होते हैं वो भी जंगल से लाए जाते हैं। और देखिए जो लकड़ी होती है ना, जो हम आग में जलाते हैं जिससे कि हम चूल्हों पे अपना खाना बनाते हैं, तो वो भी क्या है, जो फ्यूल वुड है वो भी क्या जंगल से आती है। जो प्लाईवुड होती है, जो अपने दरवाजों पे प्लाई चढ़ती है, बेडों में जो प्लाईवुड चढ़ती है वो भी जंगलों से आता है। जितना भी आपका फर्नीचर वगैरह लकड़ी से बना हुआ वो सारा क्या जंगल से आता है। और देखिए क्या क्या बोल रहा है कि जो गम होता है, जो आप गोंद जैसे पेपर वेपर चिपकाते हैं, जो गोंद आता है वो भी क्या पेड़ों से आता है। ऑयल, तेल जो होता है वो भी प्लांट वगैरह से, जो भी जंगल से आता है। जो स्पाइसेस हो गए, जो जानवरों का खाना वगैरह हो गया, और जो मेडिसिनल प्लांट वगैरह हो गए वो भी जंगलों से आते हैं। तो देखिए जंगल पे हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, जंगलों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो कितनी यूज़फुल चीज़ें हमें मिलती हैं। अब देखिए इमेज में हनी हो गया, सीलिंग वैक्स हो गया, गम हो गया, कैटेचू हो गया, वुडन स्टैचू हो गया, तो ये सब भी क्या फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, ये सब क्या फॉरेस्ट से आता है। अब देखिए आपको टेबल दे रखी है 17.1। इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे कौन कौन से प्लांट है जो हमें ग्लू दे सकते हैं, गम दे सकते हैं। जैसे बबूल दे रखा है, अब आपको सर्च करके क्या और भी लिखने हैं इसमें नाम। अब टिम्बर हमें कौन कौन से दे सकता है, शीशम देता है, और भी कौन कौन से प्लांट है जो हमें क्या टिम्बर दे सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट भरनी है। जो मेडिसन, ऐसे कौन कौन से प्लांट है जो मेडिसन दे सकते हैं, ऐसे कौन कौन से प्लांट है जो हमें ऑयल दे सकते हैं, जैसे नीम और सैंडलवुड। तो आपको सर्च करना है गूगल पर, ये सब भरना है।
अब देखिए क्या बोल रहा है, जो शीला होती है उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो प्लांट होते हैं इनको उगाता कौन है, जो इतने सारे फॉरेस्ट में प्लांट है इनको उगाता कौन है, कोई ना कोई तो इनको उगाता होगा। तो जो प्रोफेसर अहमद होते हैं उनको रिप्लाई करते हैं शीला को कि जो नेचुरल ट्री होते हैं, जो नेचर के बनाए हुए पेड़ होते हैं वो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, वो खुद ही क्या सीड प्रोवाइड करवाते हैं। जब पेड़ उगता है उसमें से सीड निकलता है, वो सीड ज़मीन पर गिरता है, उस पर बारिश होती है, फिर उसी सीड से नया प्लांट निकल जाता है ना, फिर उसी सीड से क्या नया पेड़ बन जाता है। तो ये क्या है, कोई उगाता नहीं है, क्या नेचर अपने आप ही क्या है नए नए पेड़ उगाती है। और जो पुराने पेड़ होते हैं वो अपने आप क्या है जब उनकी लाइफ पूरी हो जाती है वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं, और फिर क्या नए प्लांट उग जाते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, ये सब प्राकृतिक है, नेचुरल होता रहता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, जब आपने देखिए साइड में क्या इमेज में देख सकते हैं, ये जो प्लांट है इसके ऊपर क्या जो ब्रांचेज है और ये पत्तियां उगी हुई हैं, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। तो देखिए बोल भी रहा है कि जो ब्रांचेस पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम, जो स्टेम के ऊपर जो ब्रांची का पार्ट होता है, मतलब जो ब्रांचेस से मिलकर ये जो पूरा पार्ट है ब्रांचेस का, जो ये आपको दिख रहा है इमेज में, ये पूरा ही, तो इसको हम बोलते हैं क्राउन। अब देखिए जो प्रोफेसर अहमद थे वो बच्चों को बोलते हैं कि ऊपर देखो, जो तुम्हें पेड़ की ब्रांचेस दिख रही हैं ये देखिए छत की तरह दिख रही हैं। जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं इनकी जो ब्रांचेज हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स के लिए क्या है रूफ का काम कर रही है, छत का काम कर रही है। तो ये जो छत का जो ये काम कर रही है इनको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी, ये कैनोपी है। अब आपको एक्टिविटी दे रखी है 17.2। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको अपने फॉरेस्ट में या फिर आपके जो घर के पास पार्क है उसमें जाना है और ऑब्जर्व करना है पेड़ों को। तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व करना है कि वो पेड़ की कितनी हाइट है ना, उसकी जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है, शेप है वो कैसा है, उसका क्राउन कैसा है ना, उसके ऊपर जो फ्लावर वगैरह लगे हैं कि नहीं लगे हैं, तो लगे हैं तो कैसे लगे हैं, फ्रूट कैसे हैं उस पर। तो ये सब आपको क्या ऑब्जर्व करना है। और बोल रहा है कि आपको क्या ड्रॉ करना है, जैसे कि आपने कोई पेड़ देखा फिर उसका क्राउन देखा आपने, फिर उसको आपको क्या ड्रॉ करना है पेपर पे। अब देखिए जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो बच्चों को बोलते हैं ये जो प्लांट के जो ट्री है इनके जो क्राउन होते हैं ये डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप के होते हैं। और ये बोलते हैं ये जो क्राउन होते हैं ये क्या है हॉरिजॉन्टल लेयर बना देते हैं फॉरेस्ट में। तो अब देखिए बोल रहा है ये जो अंडर स्टोर होते हैं, जो बीच की जो लेयर होती है, जैसे सबसे टॉप पे लेयर पे जो होती है उनको हम बोलते हैं कैनोपी, और जो बीच में होते हैं उनको हम बोलते हैं अंडर स्टोर। और जो नीचे बिल्कुल छोटे छोटे जैसे पत्तियाँ, ग्रास वगैरह जो होती है ना, छोटी छोटी जो घास फूस होते हैं, हब्स हो गए, सब्स हो गए, तो ये लोअर लेयर बनाती हैं। तो अब देखिए इमेज में, तो देखिए आप इमेज में देख सकते हैं जो सबसे ऊपर है इनको तो कैनोपी बोलते हैं, और देखिए नीचे जो छोटी छोटी घास फूस हो गए इनको हम बोलते हैं छोटी लेयर होते हैं। और जब देखिए जो बीच में लाई करते हैं वो ज़्यादा पेड़ से बड़े होते हैं, पेड़ से छोटे होते हैं, घास से बड़े होते हैं ना, घास फूस से, तो इनको हम क्या बोलते हैं अंडर स्टोरी। फिर देखिए भूजो एक क्वेश्चन करता है कि हम जितने भी फॉरेस्ट में जाएंगे तो हमको क्या सेम पेड़ दिखेंगे, एक तरीके के पेड़ दिखेंगे। तो जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो भूजो को बोलते हैं नहीं, नो बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि हर जगह क्या, हर फॉरेस्ट में क्या डिफरेंट प्लांट आपको मिलेंगे। तो ये कैसे बोले कि डिफरेंट क्लाइमेट, जहाँ पे कंडीशन अलग होंगी, जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन अलग होगी, जहाँ पे ठंडी है वहाँ पे अलग प्लांट्स होंगे, जहाँ पे गर्म है वहाँ पे अलग प्लांट्स होंगे। तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, वहाँ पे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन से प्लांट ग्रो होंगे, है ना। तो हर फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। और देखिए अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन की वजह से प्लांट ही अलग नहीं होंगे, एनिमल्स भी अलग अलग होंगे, कहीं पे कुछ जानवर होंगे, कहीं पे कुछ अलग जानवर होंगे। तो एनिमल भी क्या क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से रहते हैं। फिर देखिए बच्चों ने क्या बटरफ्लाई को देख रहे थे, वो बटरफ्लाई को देखने में बिजी थे, तो उन्होंने फिर क्या हब्स भी देखे, सब्स भी देखे। आप इमेज में भी देख सकते हैं, आपको जो प्लांट दिख रहे हैं क्या हब्स और सब्स हैं। अब देखिए जैसे जैसे बच्चे अंदर जा रहे थे जंगल के अंदर, तो जैसे ही वो जंगलों में जा रहे थे तो उनके कपड़ों पे बहुत सारे सीड, जो बीज वगैरह थे वो चिपक गए, थॉर्न्स वगैरह, घास फूस वगैरह जो थी वो सब चिपक गई थी उनके कपड़ों पे और बालों पर। तो जैसे ही वो जंगल के अंदर जा रहे थे तो उनको काफ़ी छोटे छोटे और जानवर मिले, जैसे कीड़े मकोड़े मिले, इंसेक्ट्स वगैरह, मकड़ियाँ, स्पाइडर्स मिली, गिलहरियाँ मिली, चींटियाँ वगैरह मिली। बहुत सारी टाइप की जंगलों में चींटियाँ भी होती है ना, काली चींटियाँ, लाल चींटियाँ, और भी बहुत तरीके छोटे छोटे उनको एनिमल्स दिखाई दिए। फिर जैसे इन सब बच्चों को दिखे जाए तो बच्चे क्या कर रहे थे, अपनी नोटबुक में इनका स्केच बना रहे थे कीड़े मकोड़ों का, है ना, स्पाइडर्स वगैरह, जो भी इनको दिखे जाता रास्ते में, जो भी इनको ज़मीन पे पड़ा हुआ दिख रहा था, चींटे वगैरह, तो ये सब अपनी किताबों में स्केच बनाने लग गए। फिर देखिए बच्चों को फॉरेस्ट फ्लोर पे और क्या क्या मिला, उनको डेड और डिके लीव्स मिली, फ्रूट्स मिले जो वहाँ पे पक गए थे ना, जो नीचे गिर गए थे पेड़ से, उनको वो दिखे, सीड्स वगैरह दिखे, ट्विंग्स और जो स्मॉल हब्स वगैरह थे। तो ये जितनी भी सब चीज़ें इनको फ्लोर पर मिली, ये सबके डिके मैटर थी। और बोल रहे हैं कि कुछ गर्म थी और मॉइस्चर थी इनमें, कुछ गर्माहट थी। जब ये ज़मीन पर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, जब सड़ने लगते हैं तो इनमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है और नमी सी आ जाती है। फिर देखिए बच्चे क्या करने लग गए, सीड्स को कलेक्ट करने लग गए, और लीव्स वगैरह जो भी थी ना, अलग अलग टाइप की उनको लीव्स मिले जा रही थी, तो उनको भी वो कलेक्ट कर रहे थे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो डिके मैटर था ये वार्म होता है, तो ये हमेशा वार्म होता है। तो इसके पीछे एक कारण है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो जितने भी मैटर थे ना, डिके मैटर, ये सब एक गर्म थे और मॉइस्चर था इनमें। अब देखिए प्रोफेसर अहमद बच्चों को एक एक्टिविटी सजेस्ट करते हैं कि आप एक एक्टिविटी करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो डिके मैटर है वो वार्म क्यों होता है। अब आप एक्टिविटी 17.3 देखें।
तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपको एक गड्ढा खोदना है छोटा सा, और उसमें अपने जो घर का जो वेस्ट जो वेजिटेबल होता है ना, जो आप सब्जियां वगैरह आलू वगैरह छीलते हैं तो उसका जो वेस्ट बच जाता है वेजिटेबल्स का, और जो भी घास फूस बच जाता है पत्तियों का जो गिरती है पत्तियां वगैरह, तो ये सब लेना है आपको और उस गड्ढे में डाल देना और गड्ढे को ढक देना है। फिर जब आप गड्ढे को ढक दोगे तो उसके ऊपर क्या पानी डाल देना आपको। फिर आप 3 दिन बाद देखोगे जब उसको गड्ढे को वापस खोदोगे तो उसमें से क्या गरम गरम सी भापें निकलेंगी, है ना, थोड़ा मॉइस्चर होगा उसमें और नमी सी होगी, बहुत ज़्यादा गरम गरम सा आपको लगेगा आप जब उसमें हाथ डालोगे तो आप ऐसी एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। तो देखिए वो जो जंगल में जो पत्तियां वगैरह फ्रूट वगैरह पड़ी हुई थी जो डेड थी, तो उनको वो गर्म क्यों थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ना वो उसको वो डिकम्पोज कर रहे थे, तो इससे क्या है वो उसको ना कन्वर्ट कर देते ह्यूमस में। तो ये अभी आप आगे पढ़ेंगे ह्यूमस क्या होता है। तो वो इसकी वजह से क्या है वो जो डेड और डिके मैटर थे वो गर्म होने लग जाते हैं। अब देखिए पहेली एक क्वेश्चन पूछती है कि ऐसे तो पूरी दुनिया में कितने सारे फॉरेस्ट वगैरह होंगे, ट्रीज़ वगैरह हैं, तो हम अगर इधर हम क्या है फैक्ट्री बना भी देते हैं पेड़ों को काट के, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब देखिए प्रोफेसर अहमद उसको रिप्लाई करते बोलते हैं आपने पढ़ा है कि ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और सेप्टोट्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो मैं आपको चैप्टर 1 में भी ये पढ़ा चुका हूँ, जिसने नहीं पढ़ा वो चैप्टर 1 देख सकता है, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, फिर जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस होते हैं वो इन पे अल्टीमेटली डिपेंड होते हैं, है ना। अपना खाना कहाँ से लेते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस प्लांट से ही लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए दे भी रखा है कि जैसे ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, फिर इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने, फिर स्नेक को ईगल ने खाया, तो एक फूड चेन बन गई, है ना। तो देखिए शुरू में क्या ग्रास है, तो देखिए जितनी भी इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, तो ये सब अल्टीमेटली किस पर डिपेंड है, ग्रास पर। अगर ग्रास ना होती फूड चेन ही नहीं बनेगी। तो सबसे पहला जो शुरुआत होती है वो प्लांट से ही होती है, किसी भी फूड चेन की शुरुआत। अब देखिए बोल भी रहा है कि जो ये फूड चेन होती है ये क्या आपस में लिंक्ड होती है। अगर आप फूड चेन में से किसी भी एक को डिस्टर्ब कर देंगे तो पूरी की पूरी फूड चेन क्या डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब देखिए वैसे ही अगर आप फॉरेस्ट वगैरह को काटेंगे, तो आपने फॉरेस्ट काट दिए तो अब इंसेक्ट वगैरह को खाना नहीं मिलेगा, इंसेक्ट को नहीं मिलेगा तो फ्रॉग को भी नहीं मिलेगा, ऐसे फ्रॉग मर जाएंगे, फ्रॉग नहीं रहेंगे तो स्नेक भी नहीं रहेंगे, स्नेक नहीं रहेंगे तो फिर ईगल भी नहीं रहेंगी। तो आप देख सकते हैं इनडायरेक्टली अगर हम जंगल को काटते हैं तो हम कितने सारे जानवरों को इनडायरेक्टली ही मार दे रहे हैं। तो इसलिए क्या फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप इमेज को ध्यान से समझिए, देखिए प्लांट्स हैं, ये ट्रीज़ हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन एयर में वापस छोड़ रहे हैं, फिर देखिए वाटर खींच रहे हैं, ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से बारिश हो रही है। फिर देखिए ये जो लीव्स वगैरह गिरा रहे हैं ना, फल फ्रूट गिरा रहे हैं, उसकी मदद से क्या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज कर रहे हैं, फिर वापस जितने भी न्यूट्रिशन है वो वापस सॉइल में मिला रहे हैं। तो देखिए बारिश भी हो रही है तो सॉइल को क्या वापस वाटर भी मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, तो ऐसे करके क्या पूरी साइकिल चलती रहती है। अब देखिए जो प्रोफेसर अहमद होता है वो बच्चों को बोलता है कि सब एक एक डिकई लीफ उठाओ और उसको क्या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो कि उसमें क्या आपको छोटे छोटे टाइनी मशरूम दिखाई देंगे। तो देखिए जो मशरूम होता है वो क्या एक सेप्रोट्रॉफ होता है, ये क्या डेड और डिकई प्लांट पे क्या अपना ग्रोथ करता है। तो उन पत्तियों पे क्या छोटे छोटे मशरूम क्या ग्रो कर गए थे। फिर देखिए जब वो देख रहे होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से तो उनको क्या क्या दिखता है, उनको पूरी एक आर्मी दिखती है छोटे छोटे इंसेक्ट्स की। फिर देखिए उनको क्या क्या दिखता है, मिलीपीड्स दिखते हैं, आंट्स दिखती हैं, चींटियाँ दिखती हैं, बीटल्स दिखते हैं और भी कई छोटे छोटे क्या इंसेक्ट दिखते हैं। फिर जब वो मैग्नीफाइंग से इतने सारे ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो प्रोफेसर जो अहमद है उनको समझाते हैं ये जो तुम देख रहे हो तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी है जिनको तुम देख नहीं सकते, तुम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हो, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। तो देखिए जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं, जो सॉइल में रह रहे होते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर आप पेड़ वगैरह सभी जंगल वगैरह काट देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाएंगे और जो पत्तियों पे जो ऑर्गेनिज्म वो सब भी खत्म हो जाएंगे। फिर देखिए जो पहेली होती है वो क्वेश्चन पूछती है कि ये जो मशरूम है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या खाते हैं। जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो उसको रिप्लाई में बोलते हैं ये क्या डेड प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ को खाते हैं, फिर उसको खाने के बाद क्या कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ह्यूमस में। ये ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर का सब्सटेंस होता है। तो अब देखिए आपने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था कि ह्यूमस क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल में होता है। जो सॉइल की सबसे पहली वाली लेयर होती है ना उसमें क्या ह्यूमस होता है, और जो ह्यूमस होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को चाहिए रहते हैं। तो सॉइल के अंदर भी क्या न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो ह्यूमस जो होता है ये सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो देखिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट और एनिमल के टिश्यू को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर। तो ये जो डिकम्पोजर होते हैं ये सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या फॉरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर देखिए पहेली ने क्या करा, उसने ये सब पत्तियाँ जो डेड लीव्स थी इन सबको हटाया ज़मीन पे से और फिर उसने क्या देखा, ह्यूमस देखा। वो जो डार्क सब्सटेंस होता है उसने फिर ह्यूमस देखा। तो अब देखिए वही बोला है जो ह्यूमस में क्या काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट फिर क्या है सॉइल में मिल जाते हैं। तो देखिए जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है ये फिर प्लांट क्या है रूट की मदद से सारे न्यूट्रिएंट ले लेते हैं।
तो देखिए अब शीला एक क्वेश्चन पूछती है, मान लीजिए कोई जानवर मर गया तो उसका क्या होता है। तो जो जानवर अगर कोई मर गया है तो उसको क्या वल्चर्स वगैरह, कौवे वगैरह, तो जैकल वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, तो सब उसकी बॉडी को क्या खा जाते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए जो डिकम्पोजर होते हैं वो डेड लीव्स खा लेते हैं, कोई भी फल वगैरह जो मरा हुआ है उसको खा लेते हैं। कोई भी जानवर मर जाता है तो दूसरे जानवर उसको खा लेते हैं। तो ऐसे क्या जो फॉरेस्ट है क्या क्लीन रहता है। कोई भी मतलब ये है अगर इनको अगर नहीं खाया जाए तो ये क्या है पोल्यूशन कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो पोल्यूशन ना हो तो नेचर ने क्या अपने आप को ऐसे ढाल रखा है कि ये सब अपने आप ही क्या है कंज्यूम हो जाते हैं। अब देखिए जो पहेली होती है प्रोफेसर को रिमाइंड करवाती है कि उन्होंने कहा था कि जो जब फॉरेस्ट होते हैं क्या होते हैं ग्रीन लंग्स होते हैं। तो प्रोफेसर अहमद उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये क्या ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को पता एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फिर उसी ऑक्सीजन को एनिमल और ह्यूमन क्या अपने रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। तो इस ऑक्सीजन की वजह से क्या हम जिंदा रह पाते हैं। तो ये एक टाइप से क्या फॉरेस्ट के हमारे ग्रीन लंग्स हैं। तो आप देखिए डायग्राम में भी क्या ये साइकिल बना रखी है। प्लांट ने क्या कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर ऑक्सीजन छोड़ी, फिर ऑक्सीजन को एनिमल ने लिया और ऑक्सीजन लेने के बाद CO2 छोड़ी। तो देखिए साइकिल बनी हुई है। और देखिए लिखा भी है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बैलेंस हो गया आपस में, प्लांट में और एनिमल में बैलेंस हो गया किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए जो बच्चे होते हैं वो आसमान में देखते हैं तो आसमान में उनको क्या बादल दिखाई देते हैं, उनकी फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो भूजो को क्या एक बात याद आ जाती है। उसने क्लास 6 में पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में। उसने देखा था कि जो पेड़ होते हैं वो वाटर को अपनी रूट की मदद से ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, है ना। ट्रांसपीरेशन की मदद से क्या पानी को ऊपर पहुंचाते हैं, फिर इवेपोरेशन होता है। जो लीव में जो स्ट्रॉमेटा उसकी मदद से क्या वाटर वेपर्स एयर में मिल जाती हैं। फिर वो जो एयर में मिल जाती हैं उसकी वजह से बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो ये भूजो को क्या रिकॉल हो जाती है बात। तो देखिए इससे बच्चों को पता चला जो ये ट्रीज़ होते हैं ये क्या बादल की फॉर्मेशन में और बारिश के होने में भी काफ़ी ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए जो टीबू होता है वो इनको बताता है कि फॉरेस्ट में सिर्फ एनिमल या प्लांट्स ही नहीं रहते, पीपल भी, लोग भी रहते हैं। उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, ट्राइबल्स बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं ना, जो पत्ते लपेट के रहते हैं, जो अपना शिकार करके अपना खाना खाते हैं, जो खेती नहीं करते, बस वो शिकार करते हैं और अपना खाना खाते हैं। और वो क्या है हुलाला करते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्राइबल्स। तो देखिए फॉरेस्ट में काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के ट्राइबल्स रहते हैं। तो टीबू क्या है उनको एक्सप्लेन करता है कि ये जो फॉरेस्ट होता है ये लोगों को क्या वो शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, फूड प्रोवाइड करवाता है, वाटर देता है, मेडिसिन देता है। तो फॉरेस्ट से क्या है सिर्फ प्लांट और एनिमल की ज़रूरत ही नहीं बल्कि इंसानों की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तो अब देखिए जब भूजो को क्या प्यास लगती है तो वो वाटर पीने के लिए क्या स्मॉल स्ट्रीम में जाता है। तो वो क्या देखते हैं कि जो डियर होता है वो क्या झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तो इससे क्या भूजो को ये पता चलता है कि ये जो झाड़ियाँ होती हैं, जो फॉरेस्ट होता है, ये इनको सिर्फ फूड ही प्रोवाइड नहीं करता, शेल्टर भी प्रोवाइड करवाता है ताकि कोई जंगली जानवर इनका शिकार ना कर सके। ये क्या झाड़ियों में छुप जाते हैं। अब देखिए पहली एक क्वेश्चन पूछती है कि उसने देखा कि जो पीपल होता है वो सैपलिंग ऑन देयर साइड वॉल, मतलब जो स्कूल की जो उसकी दीवार थी उसमें से क्या है अपने आप क्या एक पौधा उग गया। तो वो पूछ रही है ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप देखिए इमेज में भी देख सकते हैं दीवार में से पौधा उग गया, तो ये कैसे उग सकता है। तो देखिए बाई चांस अगर मान लीजिए दीवार में कोई दरार है और उसमें कोई बीज फंस गया और उसको क्या पानी मिल गया और सनलाइट मिल गई तो क्या दीवार में से भी पौधा निकल सकता है। तो आप देखिए इमेज में भी देख सकते हैं दीवार में से कैसे पौधा निकल रहा है। तो ये सब क्या बीज पर डिपेंड करता है। अगर बीज दीवार में घुस गया तो दीवार से भी क्या पौधा निकल सकता है। अब देखिए जो टीबू होता है वो फ्लोर को क्या ध्यान से देखता है, ज़मीन को, फिर उसको क्या दिखती है एनिमल्स की ड्रॉपिंग दिखती है। तो वो बच्चों को बोलता है कि ये देखो इधर, ये क्या एनिमल्स की ड्रॉपिंग मतलब होता है पॉटी, मतलब जो भी अब गाय गोबर करती है तो वो उसकी ड्रॉपिंग हो गई। तो ऐसे सभी जानवर का क्या अपना सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो सब क्या वो ड्रॉपिंग करते हैं। तो देखिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है तो फिर सबकी अलग अलग ड्रॉपिंग्स होंगी। तो जहाँ एनिमल जाते रहते हैं वो अपनी ड्रॉपिंग्स करते हुए जाते हैं। तो देखिए जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो बच्चों को बताते हैं, जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर होते हैं ना जिनकी ड्यूटी होती है फॉरेस्ट में, तो वो पता कैसे लगाते हैं कि फॉरेस्ट में कौन कौन से जानवर हैं। तो वो उनकी ड्रॉपिंग को देखते हैं, उनके फुटप्रिंट्स को देखते हैं, तो इनसे वो पता लगाते हैं कि कौन कौन से जानवर हैं फॉरेस्ट में। फिर देखिए भूजो सबको बुलाता है और कहता है कि देखिए जो ड्रॉपिंग्स है, मतलब जो गोबर वगैरह पड़ा है या फिर किसी की पॉटी वगैरह पड़ी है, तो उसमें देखिए काफ़ी सारे बीटल्स हैं, ग्रब्स हैं। तो वो क्या इन्हीं से जो ये ड्रॉपिंग्स हैं इन्हीं से अपना क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और तो और जो ड्रॉपिंग है उसमें से क्या पता है जो सीड बीज वगैरह जो बच जाते हैं उसमें से क्या है वो स्प्राउट बाहर आ जाती हैं, स्प्राउटिंग हो जाती है उनमें। तो देखिए जो एनिमल डंग होता है, मतलब जो गाय जो वेस्ट होता है एनिमल्स का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें होते हैं। जो ये जानवर होते हैं इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, तो उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो देखिए प्रोफेसर अहमद बोलते हैं ये जो एनिमल का जो डंग होता है यानी गोबर होता है, ये जो सीड होते हैं इनको क्या ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं जो सीड को चाहिए रहते हैं। तो सीड की आसानी से इसमें स्प्राउटिंग हो जाती है।
तो देखिए ये जो एनिमल होते हैं अनजाने में ही सही, लेकिन ये क्या है, बीजों को पूरे जंगल में फैला देते हैं। जैसे चिड़िया होती हैं, उन्होंने कोई फल वगैरह खाया, उसके जो सीड है कहीं और जाके उड़ते उड़ते गिरा दिए। किसी मान लीजिए किसी गाय वगैरह ने खाया, कुछ फल वगैरह खाया, उसके सीड दांतों में फंस गए और उसने कहीं और कहीं जाके गिरा दिए। तो ये क्या जानवर की मदद से क्या सीड क्या पूरे जंगलों में इधर उधर बिखर जाते हैं, फिर वहीं से क्या है वो स्प्राउटिंग बाहर आती है, वहीं पर क्या वो पेड़ बन जाता है। तो ये सब बातें सुनने के बाद भूजो अपनी नोटबुक में क्या एक बात नोट करता है कि जितने ज़्यादा प्लांट होंगे, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, जो देखिए जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या खाना और हैबिटेट हर्बीवोरस को प्रोवाइड करवाते हैं। तो जितने ज़्यादा हर्बीवोरस होंगे फिर उनके लिए क्या कार्निवोरस के लिए खाना क्या पर्याप्त होगा। तो देखिए ज़्यादा प्लांट उगाएंगे तो हर्बीवोरस को भी खाना मिलेगा, हर्बीवोरस को मिलेगा तो कार्निवोरस को मिलेगा, तो सब एक दूसरे पर क्या डिपेंड है। तो देखिए जो प्लांट होते हैं उनको हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा लेते हैं। जब कार्निवोरस मर जाते हैं फिर डिकम्पोजर जो होते हैं उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। सारे जो उनकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस से सॉइल में मिल जाते हैं, फिर सॉइल से क्या प्लांट अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। तो देखिए क्या ये क्या आपस में साइकिल चलती रहती है। तो देखिए इसलिए कहते हैं द फॉरेस्ट इज़ अ डायनामिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ और वैलिडिटी के साथ। इसमें क्या फॉरेस्ट में क्या पूरी लाइफ है और वैलिडिटी के साथ है। अब ऊपर इमेज में देखिए आपको क्या पूरा सिस्टम समझा रखा है। अब देखिए जो पेड़ होते हैं वो क्या ट्रांसपिरेशन करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, जिसकी मदद से क्या लीव के स्ट्रोमेटा से क्या वाटर वेपर्स एयर में जाते हैं, फिर क्या क्लाउड बनाते हैं, फिर उससे बारिश होती है। तो ये बारिश होती है जो फिर कैनोपी होती है पेड़ की, तो ये क्या वाटर को हेल्प करती है कि स्लोली नीचे आने में, है ना, आराम से नीचे आने में कैनोपी हेल्प करती है। फिर जब ये फ्लोर पे आ जाते हैं फिर क्या होता है, जो रूट होती है उसका जो रूट सिस्टम होता है प्लांट का, ये धीरे धीरे क्या वाटर को नीचे की तरफ खींचता है। जो फ्लोर का पानी होता है जब ये नीचे को खींचते हैं तो ये सारा पता है प्योरीफाई हो जाता है वाटर, अलग मतलब प्योरीफाई होने के बाद नीचे क्या ये वाटर में मिल जाता है, नीचे के ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। और देखिए बोल रहे हैं जो ये लीव्स होती हैं डेड लीव्स होती हैं, तो ये जब ग्राउंड पे बिखर जाती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पॉन्जी हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। अब देखिए बच्चों को जंगल में घूमते घूमते दोपहर हो गई। अब बच्चे चाहते थे कि हम वापस जाएं। फिर जो टीबू होता है उनको एक रास्ता बताता है जिससे कि वो आसानी से वापस जा सकते हैं। लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर देखिए जो बच्चे होते हैं वो एक रियलाइज़ करते हैं जैसे कि बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, लेकिन जहाँ पर वो खड़े हैं तो उनके ऊपर तो बिल्कुल भी मतलब बहुत हल्की हल्की पानी की बूंदें आ रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में पानी आ ही नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कैनोपी की वजह से। जो कैनोपी होती है क्या वाटर की स्पीड को क्या स्लो कर देती है, क्योंकि वाटर के सामने आ जाती है कैनोपी, तो वाटर क्या है कैनोपी से लग के क्या आराम से आता है ज़मीन पर। तो देखिए वाटर आ तो रहा है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं आ रहा है, कैनोपी क्या उसकी स्पीड को स्लो कर देती है। तो देखिए पानी क्या फिसलता हुआ आ रहा है पत्तियों से, ब्रांचेस से, है ना, जो हर्ब्स और सब्स की जो ब्रांचेस हैं उनसे क्या आराम से फिसलता हुआ पानी ज़मीन पर आता है। फिर देखिए जब बारिश हो गई तो बारिश जब रुक गई तो उन्होंने क्या देखा कि जब पानी धीरे धीरे करके नीचे आ गया तो उन्होंने देखा कि पूरे फॉरेस्ट में जो पानी है वो कहीं पे भी भरा नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जैसे हमारे यहाँ पानी होता है, कहीं पे गड्ढा है रोड पे तो उसमें पानी भर जाता है, तो जंगल में क्या पानी भरा ही नहीं। तो जो भूजो होता है उसके दिमाग में क्या ये थॉट आता है कि ये जो बारिश हुई है, ये भारी बारिश हुई है, जैसे रोड और ड्रेनेज में क्या भर जाता है पानी, तो जंगल में पानी क्यों नहीं भरा। तो फिर जो प्रोफेसर अहमद थे वो उनको बताते हैं कि जो फॉरेस्ट होता है वो क्या नेचुरल एब्जॉर्बर होता है रेन वाटर का। जैसे ही बारिश होती है तो उसके पानी को क्या वाटर वो जो फॉरेस्ट है वो एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए मैंने पहले भी आपको डायग्राम में समझाया था कि जब भी बारिश होती है तो जो रूट होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, प्यूरीफाई करके क्या अंडर ग्राउंड कर लेती हैं। जो रूट होती है ना, पानी को जो सरफेस का जो पानी होता है उसको नीचे की तरफ खींचती हैं, तो पानी क्या प्योर होते हुए नीचे अंडरग्राउंड वाटर में चले जाता है। तो देखिए अभी बोल रहा है कि जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये सिर्फ जो फ्लोड होती है, बाढ़ होती है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करते, बल्कि ये जो वाटर ज़्यादा बहना जाए तो उसको क्या पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं वाटर को, ताकि जो हमारे पास के वाटर की सप्लाई अच्छे से हो पाए। तो जितनी भी ये रिवर वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा ये जो नदियाँ वगैरह बहती हैं, इनके आसपास के काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह होते हैं। अगर ये पेड़ ना हो तो ये जो पता है क्या बाढ़ वगैरह आ जाएंगी, सारे ज़मीन क्या पानी में डूब जाएंगी, तो ये पेड़ क्या इसी को रोक कर रखते हैं। तो देखिए अभी बोल रहा है कि अगर मान लीजिए जो ट्रीज़ हैं वो अगर ना हो, इफ़ ट्रीज़ आर नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा, जो रेन है वो डायरेक्ट हिट करेगी ग्राउंड को, उससे क्या हो सकता है बाढ़ आ सकती है, फ्लोड आ सकता है, और क्या हो सकता है जैसे अगर वो डायरेक्ट सॉइल को हिट करेगी तो सॉइल को क्या डैमेज कर सकती है ना। तो अब देखिए बोल रहा है कि जो मान लीजिए अगर डायरेक्ट हिट करेगी तो सॉइल की अपनी फर्टिलिटी भी लूज़ कर सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है। सॉइल इरोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो क्या है टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो हट जाती है, पानी के साथ क्या है पूरी की पूरी मिट्टी बह सकती है, तो सॉइल इरोजन भी हो सकता है। तो देखिए बोल रहा है जो ट्रीज़ की जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को पकड़े रखती है, बाइंड करके रखती हैं, सॉइल को इधर उधर हिलने नहीं देती। अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो रूट्स भी नहीं होंगी, तो सॉइल क्या है आपस में क्या जुड़ी नहीं रहेंगी, सॉइल तो पानी के लगते के साथ पूरी की पूरी सॉइल बह जाएगी, जहाँ पानी जाएगा वहीं पर सारी सॉइल चली जाएगी। तो पेड़ क्या है सॉइल को पकड़ के रखते हैं एक जगह पर। अब देखिए जब बच्चे वापस आ जाते हैं तो वो टीबू के विलेज में कुछ घंटे रुकते हैं।
तो जब वो रुके थे तो टीबू के जो गांव का जो वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब देखिए बच्चों को जो विलेजर्स होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है फॉरेस्ट के कारण। फॉरेस्ट की वजह से ही उनको क्या है, एक रेनफॉल मिल पाती है, अच्छी रेनफॉल मिल पाती है और वहाँ का जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा ठंडा रह पाता है और जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो भी नहीं होता और एयर पोल्यूशन से भी बचे रहते हैं। वहाँ की हवा भी काफ़ी ज़्यादा ताज़ी रहती है ना, जंगलों की वजह से। तो वो विलेजर्स ना उन बच्चों को बताते हैं। अब देखिए गांव के पास क्या हाईवे है, तो वहाँ से क्या काफ़ी ज़्यादा क्या गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करती है। तो जो फॉरेस्ट होता है क्या नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं हो पाता। इसकी वजह से गाँव में काफ़ी ज़्यादा शांति रहती है। फिर चिल्ड्रंस जो होते हैं उन्होंने क्या गाँव की हिस्ट्री के बारे में सुना, तो वो सारे सरप्राइज़ हो गए। उन्हें पता चला ये जो विलेजर्स थे और ये जो एग्रीकल्चर जो फील्ड थी ये पहले नहीं थी, ये करीब 60 साल पहले ही बनाए गए हैं। उससे पहले पूरा जंगल था। फिर जो टीबू के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बच्चों को बताते हैं कि पहले गांव इतना बड़ा नहीं था, काफ़ी छोटा गांव था। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो पेड़ों को काट करके विलेज को थोड़ा थोड़ा बड़ा करा गया। तो देखिए आज की डेट में भी फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा देखिए रोड बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफ़ी सारी बिल्डिंगें बनाई जा रही है ना। फॉरेस्ट को क्या काट दिया जा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी क्या लकड़ियों का यूज़ करा जा रहा है, तो उसके लिए क्या पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है। और देखिए जो गांव वाले थे वो पता इस बात से खुश भी नहीं थे कि उनके पास का जो फॉरेस्ट है वो रीजनरेट नहीं हो पा रहा है, बल्कि डिसअपेयर होता जा रहा है। तो देखिए जो फॉरेस्ट होता है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है रीजनरेट करने की। अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह काटेंगे, उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अपने आप को वो रीजनरेट ही नहीं कर पाएगा, वो इसलिए वो डिसअपेयर होने लग जाएगा। फिर देखिए जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो बोलते हैं कि अगर हम चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करें, अगर हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व करें और अपने एनवायरनमेंट को क्या हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं अगर हम फॉरेस्ट को क्या प्रिजर्व करें तो। फिर देखिए जो बच्चे होते हैं वो पिक्चर्स बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन से इवेंट को देखा, समझा और क्या क्या उनसे सीखा। तो बच्चे अब बताते हैं। तो जो प्रोफेसर अहमद होते हैं बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों आपने अब क्या क्या सीखा। तो बच्चे बोलते हैं कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और क्या जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं और काफ़ी सारे एनिमल्स को वो हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं। और फॉरेस्ट की वजह से क्या एक अच्छी रेनफॉल होती है ना, और क्या हमें टिम्बर मिलता है और क्या मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं और काफ़ी सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि ग्लू हो गया है ना, लकड़ी के खिलौने हो गए, पेपर वगैरह हो गए। तो ये सारी यूज़फुल थिंग्स भी हमें किससे फॉरेस्ट से मिलती हैं। इसलिए हमें क्या फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट से ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए भूजो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए अगर फॉरेस्ट डिसअपेयर हो गए तो अब क्या होगा। तो देखिए आप इमेज में देख सकते हैं कि देखिए पहले ऐसे जंगल था पूरा, फिर उसको पेड़ वेड़ काट के रोडें बना दी और फैक्ट्रीज बना दी। कुछ समय बाद क्या ऐसे दिखने लग जाएंगे, पेड़ बिल्कुल मुरझाए हुए, सारी पत्तियां गिर गई हैं नीचे, पेड़ सूख गए। तो अब देखिए अगर फॉरेस्ट गायब हो गए तो ऐसा कुछ दृश्य दिखाई देगा। और देखिए बाढ़ आ जाएगी है ना, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ज़मीन पे बारिश जैसी होगी तो पेड़ नहीं होंगे तो बाढ़ वगैरह आ जाएंगी, तो ह्यूमैनिटी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ प्लांट और एनिमल के लिए नहीं, ह्यूमन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट ज़रूरी होते हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।